नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर में इंडो इंग्लिश राइटर्स का जो योगदान है उसके बारे में, जिसमें हम शशि देशपांडे जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं उनकी कुछ उनकी जो क्रिएशंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले लेते हैं द डार्क होल्ड्स नो टेरर। इस नॉवल को जब इन्होंने लिखा है, ये इनका फर्स्ट नॉवल माना जाता है। इससे पहले इन्होंने जो इनका फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुआ था 1978 में। और इनका जो फर्स्ट नॉवल है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इट वाज पब्लिश्ड इन 1980। ठीक है, तो इस नॉवल के बारे में बात करते हैं, इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है सरिता, यानी सरू का कैरेक्टर है, जो हमारी मेन प्रोटैगोनिस्ट है। और इसके बाद है मनोहर। मनोहर जो है वो इनके हस्बैंड का नेम है। ठीक है, मनोहर जो है वो इनके हस्बैंड है, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है कमला। कमला ताई जो है वो सरिता की, सरू की मदर है, और सरिता के फादर का नेम मेंशन नहीं किया गया है। फिर एक और कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट आता है वो है ध्रुवा का कैरेक्टर, जो सरिता का, सरू का भाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूजी के बारे में। बूजी जो है वो एक टीचर है। ये एक होमोसेक्सुअल पर्सन है जो सरिता के काफ़ी इन कांटेक्ट में रहता है। और एक और कैरेक्टर आता है इसमें, पद्माकर राव, जो जिन्हें पद्मा नाम से भी जाना जाता है, ये भी सरू के फ्रेंड है। अब हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमन्स स्ट्रगल इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हाउ शी फेसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इट ऑल हैपन टू हर चाइल्डहुड टू हर प्रेजेंट डे। यानी कि सरू जो है वो एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमन को दिखाया गया है, उसके स्ट्रगल को दिखाया गया है। ये जो स्ट्रगल है उसका डिस्क्रिमिनेशन का है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है, जिसको वो अपने चाइल्डहुड से लेके अपनी प्रेजेंट लाइफ तक में फेस कर रही है। और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करती है, उस बेसिस पे ही स्टोरी को क्रिएट किया गया है। हम बात कर चुके हैं, सरू जो है, सरिता जो है वो एक हमारी मेल प्रोटैगनिस्ट है। ये एक रेपुटेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि ये एक डॉक्टर है, पीडियार। फिर जो मनोहर है, ये अंडरपेड कॉलेज लेक्चरर हैं। इसके जो हस्बैंड है मनु, ये अंडरपेड कॉलेज लेक्चरर हैं। एक और चीज़ है, जो नॉवल की जो बिगिनिंग है, इट हैपन्स विद स्टार्ट्स विद द सरूज रिटर्न टू हर मदर्स होम आफ्टर 15 ईयर, अ लॉन्ग टाइम, एंड द नॉवल एंड्स विद हर रिटर्न टू हर ओन फैमिली विद हर हस्बैंड। और इस नॉवल की जो शुरुआत है वो सरिता के अपनी माँ के घर, अपने जो पेरेंटल होम है, उसमें अपनी शादी के 15 साल बाद आना दिखाया जाता है। और जब ये नॉवल एंड होता है तो वापस वो अपने घर लौट जाती है, अपने पति के पास। उन सारी एक स्टोरीज़ को क्रिएट किया गया है। कमला इज़ अ वेरी डोमिनेटिव लेडी। कमला जो सरिता की मदर है, शी इज़ अ वेरी डोमिनेटिव लेडी हु ऑलवेज ब्लेम्स हर डॉटर फॉर द डेथ ऑफ हर ओन सन ध्रुवा। अब कमला जो है वो काफ़ी डोमिनेटिव लेडी हैं, अपने हस्बैंड को पे काफ़ी डोमिनेट करती हैं, वो उनको अंडर एस्टिमेट करती हैं हर चीज़ के मामले में। और कोई भी काम जो है वो अपने अपनी कंडीशंस में खुद करती हैं। और वैसा ही वो एक जो डोमिनेटिव बिहेवियर है वो अपनी बेटी के साथ भी करती हैं। सेकंड थिंग, इन सब के पीछे रीज़न क्या हो जाता है कि एक इंसिडेंट होता है, चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ सरिताज लाइफ, कि उसका जो भाई है वो डूब जाता है। डूबने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सरिता के साथ ही खेल रहा होता है। सरिता उसको जितना, इन हर चाइल्डहुड, जितना वो एफर्ट कर सकती है अपने भाई को बचाने में, शी ट्राइड बट शी कुड नॉट सेव हर ब्रदर। तो ध्रुवा की डेथ हो जाती है, और उसके बाद कमला ताई जो है वो, कमला जो है उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको ब्लेम करती है कि उसकी वजह से ध्रुवा की डेथ हो जाती है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ हर लाइफ कमला जो है वो किसी भी प्रकार के जो रिचुअल्स हैं या जो फंक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कोई जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं अपनी, उसको वो फुलफ़िल तो करती है, लेकिन किसी भी प्रकार के रिलीजियस जो त्यौहार जो आते हैं उनको वो नहीं मनाती है। इवन अपनी बेटी का बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं करती है। अब हम बात करते हैं मनोहर के बारे में। मनोहर जो है एक अच्छा खासा इंसान है, पढ़ाता है, टीचर है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लव मैरिज है इनकी, सरिता की और मनोहर की। लेकिन ये कभी भी अपनी फैमिली में वापस नहीं जाती है सरिता, जब अपने अपने इस मनोहर जी से जब शादी कर लेती है। इसकी माँ इस शादी के काफ़ी अगेंस्ट होती है, लेकिन फिर भी ये इससे शादी करती है। और काफ़ी सालों तक, 15 साल तक वो नहीं जाती है। जब उसकी माँ की डेथ होती है तब भी माँ, जब उसकी मरने वाली होती है कमला,
सरिता की मदर, तब भी वो अपनी बेटी को याद नहीं करती, लेकिन सरिता उसके बाद जब जाती है तो उन सारी चीज़ों को देखती है। इस सारे दौरान में जो सरू है वो काफ़ी एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी होती है, काफ़ी अच्छी एक रेपुटेटेड स्टेटस होता है उसका। और मनोहर जो है वो काफ़ी इन्फीरियर फ़ील करने लग जाता है धीरे-धीरे, क्योंकि वो खुद अगर नहीं करता तो उसके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे फ़ील करवाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट का एक रेफ़रेंस आता है कि एक जर्नलिस्ट सरू से मिलती है, वहाँ पर उसके हस्बैंड भी होते हैं, तब वो उससे पूछती है जर्नलिस्ट मनोहर को, हाउ डज़ इट फ़ील व्हेन योर वाइफ अर्न्स नॉट ओनली बटर बट मोस्ट ऑफ ब्रेड एज़ वेल? आपको कैसा लगता है कि आपकी जो वाइफ़ है वो केवल बटर ही नहीं बल्कि आपके घर की बहुत सारी जो ब्रेड है वो भी कमाती है। मतलब उसको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आपको कैसा लगता है कि आपकी जो वाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा कमाती हैं। तो ऐसा उसको फ़ील करवाया जाता है, तो वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट फ़ील करता है अपने आप को। इसी तरह से मनु का एक और रेफ़रेंस आता है मनोहर का, कि अपने आप को वो काफ़ी इन्फीरियर फ़ील करने लग जाता है अपनी वाइफ़ के सामने। एक बार मनु और जो सरू हैं वो प्लान करते हैं, एक ट्रिप ऊटी के लिए प्लान करते हैं। जब वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, दे मेट मनुज कलीग फ्रेंड एंड हिज वाइफ। इसी दौरान वो शॉपिंग के वो अपनी मनु के कलीग्स जो हैं उसके जो सहकर्मी हैं उससे मिलता है और उसकी वाइफ से मिलता है। जब मनु रिवील करता है उनको अपने प्लान के बारे में अपने कलीग को, कि हम लोग जा रहे हैं ऊटी, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं, तो उसका जो कलीग है वो अपनी इनएबिलिटी शो करता है कि नहीं यार, हम लोग तो नहीं अफोर्ड नहीं करते, ऊटी का प्लान जो है इतनी दूर का काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसकी वाइफ उसको रिप्लाई करती है कि ही ऑल्सो कुड हैव अफोर्डेड इट इफ़ ही हैड मैरिड अ डॉक्टर। तो उसके फ्रेंड की जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम भी ये ट्रिप अफोर्ड कर सकते थे अगर तुमने भी एक डॉक्टर से शादी की होती। अब ऐसा जब सुनता है तो वो काफ़ी डिप्रेस फील करता है। हाउएवर वो घर लौट आते हैं और उसके बाद में एट नाइट ही स्टार्ट्स टू बिहेव एज अ रेपिस्ट। अब मनु जो है वो इतना अपने आप को सप्रेस्ड फील करता है, दबा हुआ फील करता है, बड़ा उसको एंगर फील होता है, लेकिन वो उस सारे एंगर को कैसे शो करता है अपने अंदर की जो उसको फील हो रहा है वो सारा वो कैसे करता है, रात को जब वो अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है तो इतना उसको मोलेस्ट करता है एज इफ ही इज़ अ रेपिस्ट। तो जो सरिता है, जो सरू है, वो एंड्योर करती है, सहन करती है ऑल द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है उसके साथ जो हो रहा है वो सारे उसको सेव एंड्योर करती है, सहन करती है। कि क्यों करती है? जस्ट टू सेव हर मैरिटल रिलेशनशिप, अपनी वैवाहिक ज़िंदगी को, रिलेशन को बनाए रखने के लिए वो सारा एक जो मेंटल ट्रॉमा है, जो एक फिजिकल टॉर्चर उसको मिल रहा है, वो सारा उसको बेरअप करती है। आफ्टर हर मदर्स डेथ व्हेन शी इज़ एट हर पेरेंट्स होम शी फाइंड्स हर फादर वेरी कैपेबल। जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जब वो सरू अपने इस मेंटल टॉर्चर को जो बहुत ज़्यादा पेनफुल फील करती है, तो अपने हस्बैंड को छोड़कर वो अपने पेरेंट्स के घर रहने चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो उसके फादर उसे उस मेंटल ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करते हैं। तब उसको रियलाइज़ होता है कि बचपन से लेके आज तक मेरे फादर ने कभी भी मुझे इतना हेल्प नहीं करा, कभी कंसोल नहीं किया किसी चीज़ पे, जब मेरी माँ इतनी मुझे अंडर एस्टिमेट किया करती थी। तो अब वो देखती है कि उसके फादर काफ़ी ठीक हैं, मतलब बात कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी डोमिनेटेड होते हैं उसके फादर ना उनकी वाइफ से। इवेंचुअली शी रियलाइजेज दैट एस्केप इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड टेक्स द करेज टू फेस मनु। अब जैसे जैसे वो वहाँ रहती है, टाइम स्पेंड करती है, तो उसको फील होता है कि बचकर निकलना, भाग आना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उसे अपने हस्बैंड को फेस करना चाहिए। उसके अंदर इतनी हिम्मत वो लेकर आने की कोशिश करती है, बट बिकॉज ऑफ हर इंडियन माइंडसेट she is not ready to break her relation with her husband, so she patches up all her relationship with her husband। और एंड ऑफ द नॉवल यही होता है कि वो अपना सारा जो डिस्प्यूट्स है, जो रिप्रेशन है, उन सबको सेटअप करती है, अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू करती है। इन सब के बारे में बताया गया है। एक और इसमें हमने कैरेक्टर के बारे में बात की थी, विच वॉज बूजी। बूजी कौन होता है? ये एक टीचर है जो सरू को हेल्प करता है जब ये अपना कोर्स कर रही होती है ना, जब ये डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही होती है, तो बूजी जो है वो काफ़ी उसको हेल्प करता है और उसका एक एक्सेंट भी सुधारता है कि इंग्लिश को कैसे बोला जाना चाहिए, अच्छे खाने को कैसे इंजॉय करना चाहिए, कैसे अपनी रहन सहन को अपग्रेड करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है इसको वो सिखाता है, क्योंकि वो खुद एक होमोसेक्सुअल है, गे है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने रिवील हो।
मनु इस सब के बारे में सरू इस सब के बारे में जानती होती है, सरिता सब जानती है, तो भी वो इसके साथ ओके होती है ना, कि ठीक है तुम फ्लर्ट करता है तो वो एग्री करती है कि ठीक है चलो हंसी मजाक में टाइम पास हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसके साथ में क्लियर अप होती हैं। और बूजी जो है वो उसको काफ़ी हेल्प करता है, और इसका जो सरू जो है वो अपना एक खुद का क्लिनिक खोलना चाहती है, तो उसमें भी वो उसको हेल्प करता है। तो मनु जो सरिता जो है वो काफ़ी एडवांटेज उठाती है इसका, तो भी वो कुछ नहीं कहता कि ठीक है, और बाद में इसको वो नेगलेक्ट भी करना शुरू कर देती है। तो ये एक स्टोरी बताई गई है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। अब इंट्रूजन एक स्टोरी और है, नोवेल जो है इनका जो है स्टोरी है इंट्रूजन, इसके बारे में बात कर लेते। पहले चीज़ ये देख लीजिए, इंट्रूजन का मतलब होता है किसी पर अधिकार करना, ठीक है, टू होल्ड समवन। इसमें एक हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई गई है। आफ्टर देयर मैरिज दे गोज टू अ हनीमून एंड वट एवर हैपन्स देयर इट इज़ द स्टोरी ओनली, है ना। इस पे हस्बैंड और वाइफ को कोई भी नाम नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो वाइफ है वो नरेटर है, वो खुद अपनी कहानी बताती है। शशि देशपांडे की ऑलमोस्ट जितने भी आप नॉवल पढ़ेंगे सब में यही आपको अच्छा एक एडवांटेज मिलता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वही नरेटर है, उन्हीं के थ्रू हमें उनकी सारी सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता लगता है। दिस नॉवल इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द मैरिटल रेप। फर्स्ट थिंग, इट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन्हीं चीज़ों को बताया गया है। हियर इज़ अ वाइफ हु गोज विद हर हस्बैंड टू आइलैंड, कहीं पर जाते हैं, एक होटल में रहते हैं, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को सी साइड जो होटल वो लोग लेते हैं, वहाँ पर एक रूम में जो उनका एक इंटरकोर्स होता है, जिस तरह से उसको होल्ड करता है, वो सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर डबल मीनिंग सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। ये जो लड़की है वो अपने आप को फील करती है कि मैं इसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, हाउ एवर आई हैड टू मैरिड विद हिम, उसको शादी करनी पड़ती है। वो सोचती है कि मैं अगर उससे शादी में इस रिलेशनशिप में आई हूँ तो मुझे अपनी बाकी की जो बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उन सब के बारे में भी सोचना है। ये अब वो सारे सर्कमस्टेंसेस जो उसके हस्बैंड के द्वारा उसको पकड़े जाना, टच करना, फिजिकल इंटरकोर्स के लिए प्रेशराइज करना, वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है। तो वो एक फीलिंग जो है उसकी क्या होता है उसके साथ, वो कैसे अपने आप को सरेंडर करती है, या कैसे पहले वो उसको अवॉइड करती है, उन चीज़ों को उसका हस्बैंड भी समझ रहा है, शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड हिम, है ना। तो वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है, इसमें बड़े डिटेल मैनर में बताया गया है। तो ये इंट्रूजन है कि कैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हस्बैंड हैज़ राइट्स टू डू एनीथिंग टू हिज वाइफ, है ना। तो वो सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का जो मैनर है वो नहीं हो पाता है फीमेल के द्वारा, तो वो चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इंट्रूजन में। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं दैट लॉन्ग साइलेंस के बारे में, जिनके लिए शशि देशपांडे जी को साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था 1990 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो मिला था, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ये है जया, जो बिलोंग करती है अ मिडिल क्लास फैमिली से। ये बताया जा रहा है कि इसमें इनकी जो ग्रैंड मदर है ये बड़ी ऑर्थोडॉक्स लेडी हैं। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है ऐसा, दादी नानी का बिहेवियर होता है कि अपने बच्चों को, अपने जो ग्रैंड डॉटर्स होती है उनको शुरू से ही सिखाया जाता है, आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसे बात करनी है। अच्छा लड़का कैसे मिलता है ना, मतलब आपका बिहेवियर ही आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर लाने में, मिलवाने में हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है दैट लॉन्ग साइलेंस में, है ना। यहाँ पर मोहन जो है ये जया के हस्बैंड है, ठीक है। जया और मोहन जो है एक ठीक ठाक सी मैरिज लाइफ इनकी चल रही होती है। और कुसुम जो है ये जया की सिस्टर है, ये अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, रहती है। रवि जो है ये जया और कुसुम का भाई है, इन सब के बारे में है। और राहुल और रति ये जो हैं ये 2 बच्चे हैं, किसके, जया और मोहन के बच्चे हैं। रति जो है वो बेटी है, राहुल इनका बेटा है, जया और मोहन का। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि बात करते हैं पहले यहाँ पर मिस्टर कामत के बारे में, जो जया के नेबर हैं, मिस्टर अग्रवाल। यहाँ पे
अग्रवाल जी हैं, मिस्टर अग्रवाल, ये मोहन के फ्रेंड होते हैं। अब इनके ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मिस्टर मोहन है वो क्या करते हैं, ऑफिस में कोई स्कैम हो जाता है, यानी कि फ्रॉजरी करते हैं, सिग्नेचर फ्रॉज करते हैं, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि जिसकी वजह से मोहन को ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, मोहन को सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में मिस्टर अग्रवाल जो हैं वो इनकी हेल्प करते हैं। ऐसा लगता है इन दोनों ने मिलके ही किया होता है, लेकिन जब इंक्वायरी बैठती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो प्रूव हो जाता है कि प्रिंसिपल कल्प्रिट ऑफ द फ्रॉजरी वॉज मिस्टर मोहन, और ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, और उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जो जया है और जो मोहन है, इनके आपस की जो मैरिटल लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, और मोहन जो है इनको यहाँ से छोड़कर, घर से छोड़कर चला जाता है। अब जया के सामने कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, पहले देखिए, जाने से पहले एक और इनके भाई और बहनों का क्या रोल है कि कुसुम जो है वो भी अपने हस्बैंड को छोड़कर आ चुकी होती है, और रवि जो है वो इनके साथ जब बैठता है, बात करता है कुसुम और जया के साथ में, तो वो अपने जीजा यानी मोहन के बारे में काफ़ी अगेंस्ट बोलता है। जिन सारी बातों को मोहन जो है वो सुन लेता है, और उन सारी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो उस घर को छोड़कर चला जाता है। इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है उस सारे स्कैम के बाद में, कि इनको अपने बच्चों को भी अपने नेबर्स के यहाँ पर, अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़ना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि पहले तो ऑफिस से सस्पेंड होता है मोहन, फिर बाद में निकाल दिया जाता है, तो इनके खाने की कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती है, रहन सहन की। तो एक छोटे से अपने घर को छोड़कर एक छोटे से सिंगल रूम में अपना किराए पे रहने के लिए आ जाते हैं, अपने बच्चों को अपने नेबर्स के, रिलेटिव्स के यहाँ पर छोड़ते हैं। फिर जब ये कॉन्वर्सेशन होता है कुसुम, रवि और जया के बीच में, तब जब सारी बातें सुन लेता है मोहन, तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और इसी दौरान उसको पता लगता है जया को कि उसका बेटा भी अपने जो जिस घर में उसको ठहराया हुआ था वहाँ से भाग जाता है। तो कैसे वो सारी चीज़ों को वापस होल्ड पे चला जाता है, जब सारी सर्कमस्टेंसेस उन सारी चीज़ों को वापस से कनेक्ट कैसे करती है, कैसे अपनी फैमिली को एक वापस इकट्ठा करती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। और इस सब का जो रीज़न है वो होता है कम्युनिकेशन गैप, यानी कि जो जया है उसको कभी इतनी फ्रीडम नहीं मिली होती कि वो ज़्यादा इनके बारे में बात कर सके, है ना, अपने हस्बैंड से ज़्यादा बात नहीं करती है, वो भी बात नहीं करता इतनी। उस सारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो मिस्टर कामत हमने बात की थी, मिस्टर कामत जो है वो उसको समझाते हैं जया को, और जया धीरे धीरे राइटिंग करना शुरू कर देती है, आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देती है। जब वो आर्टिकल्स लिखती है न्यूज़पेपर में, आर्टिकल जर्नल्स में जब छपते हैं, तो मोहन भी उनको पढ़ता है, और लोग भी पढ़ते हैं। तो मिस्टर कामत उसको हेल्प करते हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स को जिसमें बता रही हो, तो साइलेंस को ख़त्म करो, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, है ना। उन सारी चीज़ों को वो बहुत ऑब्जर्व करती है, और लॉन्ग साइलेंस जो प्रिवेल होता है इतने सालों से, उन सारों को वो ख़त्म करती है, और वो डिसाइड करती है कि अपनी मैरिड लाइफ को अब ऐसे नहीं चलने देगी, उस साइलेंस को वो ख़त्म करेगी। अब जब वो अपने बारे में लिखना शुरू करती है, अपनी दयनीय स्थिति के बारे में लिखती है, अपने हस्बैंड के बारे में लिखती है, वो सारी चीज़ों को बताया गया है। और एंड करता है ये नॉवल एक होप के साथ में, टू रिकनसाइल देयर रिलेशनशिप बिटवीन जया एंड मोहन एंड देयर चिल्ड्रन। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है इस नॉवल में। अब हम बात करते हैं अ मैटर ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, मैटर ऑफ टाइम बहुत शानदार कहानी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। इसमें इतने रिलेशनशिप के किसी जो फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं हम। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, कल्याणी जो है ये प्रोटैगनिस्ट है, और श्रीपति जो है ये इसके हस्बैंड भी हैं और इसके मामा भी लगते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा जो खेल है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारी जो ये कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, इसका नाम है कल्याणी, और इसके जो हस्बैंड हैं वो कौन है, इसके खुद के मामा ही होते हैं। अब ये सारी सिचुएशंस कैसे क्रिएट होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। तो शुरुआत कहानी की होती है मनोरमा जी से, जो कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार की गरीब सी लड़की हैं, और इनकी जो शादी होती है ये विट्ठल राव से होती है। विट्ठल राव जो होते हैं एक वेल एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली होती है बेंगलोर की, वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो यही कहानी का जो प्लॉट है वो मनोरमा और विट्ठल राव की शादी है। ठीक है, अब ये विट्ठल राव जो है ये बड़े वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं,
और इनकी शादी होती है मनोरमा के साथ में, जिनसे एक काफ़ी जब ये इनकी शादी हो जाती है तो काफ़ी सालों तक इनके कोई बच्चे नहीं होते, बच्चे होते तो वो ख़त्म होते रहते हैं, और फाइनली इनके एक बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है कल्याणी। विट्ठल राव जी हमेशा से ही एक बेटे की इच्छा रखते हैं कि इनके एक बेटा हो, इनकी हायरार्की को संभाल सकें, होल्ड कर सकें, लेकिन होता क्या है कि इनकी बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है कल्याणी। ठीक है। अब ये जो कल्याणी है, जब ये बड़ी होती है तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही होता है कि इसकी भी शादी करने का टाइम आता है, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जो विठल राव हैं इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी होती है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारे कोई बेटा तो है नहीं, और हमारे जो प्रॉपर्टी है वो सारी इनके रिलेटिव्स को चली जाएगी। तो ये क्या करती हैं, थोड़ा एक लालची ग्रीडी मैनर भी देख सकते हैं हम, एक साइड ये भी हो सकता है, ग्रीडीनेस ने तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के पास क्यों जाए, तो ये क्या करती हैं, मनोरमा की जो शादी है ये अपने ही भाई श्रीपति से करवा देती हैं। हालांकि कल्याणी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है, देखा जाए तो वह काफ़ी ऑड भी लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कल्याणी को झुकना पड़ता है अपनी माँ की कंडीशन के आगे, क्योंकि वो एक लड़की है और वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती और एज में भी काफ़ी छोटी होती है, तो वो अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जाती है और उसकी शादी हो जाती है। अब काफ़ी टाइम निकलने के बाद में कल्याणी और श्रीपति के भी जो बच्चे हैं वो होते हैं, लेकिन बच्चों में बेटा इनके नहीं हो पाता है। ठीक है, इनके भी बेटियां ही होती हैं। अब इनके बेटियां होती हैं, इनके नाम रखे जाते हैं सुमी और प्रेमी। ये इनकी दो बेटियां हैं, कल्याणी और श्रीपति की। अब होता क्या है अब होता क्या है कि ये भी एक बेटा चाहते हैं, बेटा नहीं हो पाता है इनके भी, तो ये क्या करते हैं, इनके आपस में कंडीशन जो है डिस्प्यूट्स रहते हैं हस्बैंड वाइफ कल्याणी और श्रीपति के बीच में। तो सुमी जो है ये रहती है अपने फैमिली में, इस बड़ी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन इनके जब आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके हस्बैंड जो है वो श्रीपति, ये क्या करते हैं, इनकी जो छोटी बेटी है प्रेमी, इसको कहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, मुंबई, है ना, इसको बॉम्बे भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर ये पढ़ती है, इसको दूर कर देते हैं, इसलिए सिर्फ कल्याणी को सबक सिखाने के लिए कि तुम अपने एक इग्नोरेंस में रहती हो या अपने आप में इमर्स रहती हो। तो उन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है कि कैसे ये अपने बेटी को, छोटी बेटी को छोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं इससे, कि ये उसके बिना रह सकती है या नहीं रह सकती है ना। एक और रेफरेंस ये आता है, एक एक इसमें एक रेफरेंस आता है कि इनके एक बेटा होता है जो खो जाता है। ठीक है, खो जाता है, जिसका ब्लेम किसके ऊपर आता है, कल्याणी के ऊपर आता है। हाँ, इनके एक बेटा भी होता है जो लॉस्ट हो जाता है, और ये जो श्रीपति है ये इनको वहीं रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर चला जाता है। ठीक है, और काफ़ी इसको फील होता है कि मुझे छोड़ दिया गया, मैं अब कैसे रहूँगी, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया जाता है। ये थोड़ा मेंटली रिटार्डेड होता है बच्चा जो खो जाता है। उसके बाद श्रीपति भी घर छोड़कर चला जाता है और काफ़ी टाइम तक इनके साथ में नहीं रहता है। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पर सुमी के बारे में कैरेक्टर दिखाया जाता है। सुमी का जो है वो, इसकी शादी कर दी जाती है गोपाल के साथ में, और प्रेमी की शादी कर दी जाती है अनिल के साथ में। अब सेम ऐसी कंडीशन, जैसे इनके कोई भाई नहीं होता है तो वो सारी कंडीशन फिर इनकी एक और फैमिली में आ जाती है, यानी कि ये जो सुमी है, अब इसकी भी कोई बेटा नहीं हो पाता है, और इसकी तीन बेटियां हो जाती हैं, अरु, चारू और सीमा। ये इन सबको दिखाया गया है। A matter of time is an exploration of कल्याणी, सुमी एंड हर डॉटर आरू। यहाँ पर एक एक्सप्लोरेशन को दिखाया गया है कि कैसे एक जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट आ रही है, लेकिन थॉट, मेंटलिटी, एक बेटे की चाह जो है वो कैसी सेम चलती है तीनों ही जनरेशन्स में, उन सबको दिखाया गया है। शशि देशपांडे का जो फिक्शन है ये एक एग्जाम्पल है ऑफ द वेज इन विच गर्ल्स चाइल्ड्स पर्टिकुलर पोजीशन एंड सोशल रियलिटी, कि वास्तव में गर्ल्स की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में क्या है, उनकी क्या रियलिटी है, क्या उनकी आइडेंटिटी है, किस तरह के साइकोलॉजिकल ग्रोथ उनको देखने को मिलती है, ये सारी डिटरमाइन करती हैं। हर पर्सनालिटी उन लड़कियों की पर्सनालिटी को दिखाती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाउ एवर यू आर एजुकेटेड, हाउ एवर यू आर रिच, डजेंट मैटर व्हेन यू हैव नॉट अ मेल चाइल्ड।
है ना, वो सारी चीज़ों को बताया गया है। प्रेजेंटली ऐसा ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है द बाइंडिंग वाइन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बाइंडिंग वाइन है ये भी फुल ऑफ कैरेक्टर्स हैं। उर्मिला इसमें प्रोटैगनिस्ट है, हमारी किशोर उसके हस्बैंड है, कार्तिक और अनु इनके बच्चे हैं, वन्ना जो है उर्मिला के चाइल्डहुड फ्रेंड है, दिवाकर जो है वो उर्मिला की चाइल्डहुड फैमिली सर्वेंट है। इस कहानी में जो किरदार है अरमित, ये इनके भाई हैं और इन्हीं जो है इनकी उर्मिला की मदर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उर्मिला को डिस्क्रिमिनेशन कैसा झेलना पड़ता है कि जो उर्मिला है वो बचपन में जब अपने फैमिली में रह रही होती है मदर फादर के साथ में, एक बार इसकी मदर जो है वो किसी काम से बाहर चली जाती है, इनका भाई भी घर पे नहीं होता है, इसके साथ नहीं होता है अरमित। और उस टाइम पे क्या होता है, घर में सिर्फ एक सर्वेंट होता है दिवाकर, ये उसके साथ खेलती रहती है। लेकिन इसके फादर का अचानक से आना होता है घर के अंदर, तो वो देखते हैं कि इनकी जो मदर है वो वहाँ पर नहीं है और ये जो बच्ची है वो अकेली खेल रही है, तो उससे वो इतना गुस्सा होते हैं। तो वो क्या करते हैं इसको, यानी उर्मिला जो है प्रोटैगनिस्ट, इसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में भेज देते हैं, ठीक है। फिर ये रेस्ट ऑफ हर लाइफ जो है, जब तक इसकी शादी नहीं होती है उर्मिला की, ये इसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में ही रहना पड़ता है। ग्रैंड पेरेंट्स इसके काफ़ी ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, लेकिन बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत केयर भी करते हैं। लेकिन अरमित जो है ये अपने पेरेंट्स के पास ही रहता है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मेल चाइल्ड, तो उसको वो सारा प्यार दुलार अफेक्शन सब मिलता है अपने पेरेंट्स का। लेकिन उर्मिला को अपने पेरेंट्स से कोई अफेक्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में रहना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से एक और इसमें कैरेक्टर आता है जब इसकी शादी हो जाती है उर्मिला की, है ना। उर्मिला की जब शादी हो जाती है किशोर के साथ में, तो हम देखते हैं कि इनके जो दो बच्चे हैं कार्तिक और अनु, इनके साथ फैमिली में बॉन्ड कैसा होता है वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है। इसमें मीरा और अक्का के बारे में बताया गया है, यानी कि मीरा और अक्का दो और कैरेक्टर आ जाते हैं। उर्मिला जो है ये भी सॉरी, मीरा जो है वो भी उर्मिला की मदर इन लॉ है और अक्का है वो भी उर्मिला की मदर इन लॉ है। अब ये दो दो कैसे हैं, हमने अभी बात की थी कि उर्मिला जब बड़ी होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते रहते ये एजुकेशन में काफ़ी अच्छी होती हैं, ये प्रोफेसर बन जाती हैं, ठीक है। और जब इनकी शादी हो जाती है उसके साथ में, किशोर के साथ में जब इसकी शादी हो जाती है, तो जब ये अपने वहाँ पर आती है तो उन सारी फैमिली में जो मदर इन लॉ है उनको देखती है। और वन वन डे उसको अपने हस्बैंड की डायरी कोई मिलती है, डायरी नोट्स, उसको पढ़ती है, तो वो अपने डायरी नोट्स में लिखती है कि अक्का जो है वो किशोर की रियल मदर नहीं होती हैं, इनकी रियल मदर कौन होती हैं, मीरा होती है, ठीक है। क्योंकि जब ये बहुत छोटे होते हैं किशोर, तब इनकी मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद किशोर के जो फादर हैं वो दोबारा शादी कर लेते हैं अक्का के साथ में, जो इनको आगे लाइफ लॉन्ग हेल्प करती है, उनके साथ रहती है, उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सारी कहानियाँ सी हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं शैडो प्ले के बारे में, ठीक है। शैडो प्ले भी है जो एक काफ़ी इसमें कैरेक्टर्स हैं। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है अरु और रोहित के बारे में। अरु और रोहित जो है वो एक वर्किंग कपल हैं, जो एक बड़े से शहर में रहते हैं, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। सुमी और गोपाल जो है ये कौन है, ये अरु के पेरेंट्स हैं। इन सब के बारे में बताया गया है। अरु स्टिल कमिंग टू टर्म्स विद हर मदर सुमीज डेथ इन अ road accident and her father Gopal's desertion of the family prior to that remains that force that binds the lives of her sister and her aunts। होता क्या है कि अरु जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, शादी का सीन दिखाया गया है, वर्किंग कपल है, लेकिन वो एक मेंटल ट्रॉमा में रहती है, हमेशा अपनी मदर को याद करती रहती है, जो उनकी जिनकी डेथ जो है रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। लेकिन उनके फादर जो है गोपाल जो है वो अपनी फैमिली में जो प्रायोरिटीज़ है वो किसी और चीज़ों को देते हैं, अपने काम को देते हैं, बजाय कि उसकी बहनों, अरु की जो 3 बहनें और हैं उन सब की प्रायोरिटीज़ के बजाय वो अपनी और चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देते हैं। उन सारी चीज़ों को बताया गया है। लेकिन एक और ट्रेजेडी इनके साथ क्या होती है कि इनकी फैमिली को एक बड़ा ड्रास्टिकल एक्ट हो जाता है टेररिज्म का, और एक हीनियस क्राइम होता है जिसके कारण अरु को और उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तहस नहस हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ड्रास्टिक मोमेंट्स को उसको फेस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं इन द कंट्री ऑफ डिसीट। कंट्री ऑफ डिसीट जो है
ये एक मेन कैरेक्टर इसमें है, वो है देवयानी का। देवयानी जो है वो एक प्रोटैगनिस्ट है, एक राइटर है। ये राइट करती है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, उनकी लोनलीनेस के बारे में, उनके इमोशन, एगोनी, उनकी हेल्पलेसनेस सिचुएशंस जो है पुअर पीपल की, रस्टिक पीपल की, उन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करती है। देवयानी जो है वो रजनूर ज़िले में, रजनूर जो एक एरिया है राजनौर, यहाँ पर रहने आती है अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद में। और ये यहाँ पर मिलती है अशोक चिन्नप्पा, जो एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रजनूर के, वहाँ उनके कांटेक्ट में आती है। इसी तरह से ये एक रानी नाम के कैरेक्टर के नोन में आती है, जो कि एक एक्ट्रेस है जिसके 3 चिल्ड्रन है, अपने हस्बैंड के साथ में रहती है, इनके कांटेक्ट में आती है। तो ये जो पूरी कहानी इन द कंट्री ऑफ डिसीट, इन्हीं लोगों के आसपास पूरी कहानी जो है वो रन करती है। ठीक है, अब इसी तरह से और एक आ जाता है इनका स्मॉल रेमेडीज। इसमें एक मधु नाम की राइटर की कहानी है, जो जिसका बच्चा खो जाता है। हम बात कर रहे हैं स्मॉल रेमेडीज। ये भी इनका नॉवल है शशि देशपांडे का, जिसमें कहानी किसकी आती है, मधु की। मधु नाम की लड़की की कहानी आती है, जो अपने बेटे को खो देती है। एक इंसिडेंट होता है अयोध्या बाबरी मस्जिद बॉम्बिंग जो होता है 1992 में, उस दौरान इसके बेटे की डेथ हो जाती है। और उसके बाद मधु जो है बहुत मेंटल ट्रॉमा में चली जाती है। और उसके बाद जब वो रिकवर करने की कोशिश करती है, तो वो क्या करती है, वो ट्रैवल करती है ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ उसको उसके जैसे ही लोग मिलते हैं, उनकी कहानियों को वो लिखती है, जानती है। इसी तरह से वो एक कांटेक्ट में आती है सावित्री नाम की कैरेक्टर के बारे में, जो क्या करने वाली है। सावित्री जो है एक ऐसी वुमेन है जो अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली है और किसी नई जगह पर जाकर सेटल होना चाहती है, क्योंकि वो एक म्यूज़िक और आर्ट्स में अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी बनाना चाहती है। और एक उसका एक मुस्लिम लवर होता है जो उसका साथी भी होता है, उसके साथ वो इलोप करना चाहती है। वो सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। जब मधु इन सब के बारे में, सावित्री बाई के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके लाइवलीहुड के बारे में लिख रही होती है भवानीपुर में, तो वो ऐसे एक इंसिडेंट्स देखती है कि उसे ऐसा लगता है शी हैज़ सर्च फॉर द ट्रू मीनिंग ऑफ हर लाइफ एंड tries to come to the come out of the grief over her son's death। तो वो जब उस एरिया में भवानीपुर में रहती है, तो तब उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ की कुछ और भी मकसद है। सिर्फ उसका बेटा जैसे चला गया है, तो वहीं तक ही उसकी लाइफ सीमित नहीं हो जाती है। तो ये कन्वेंशनल मैटर को दिखाया गया है कि कैसे आप अपने सोरो से, अपने ग्रीफ से ओवरकम कर सकते हो। और यहाँ पर एक वुमन की डिस्कवरी को बताया गया है कि कैसे वो अपनी एक नई जर्नी को स्टार्ट करती है। ठीक है, स्मॉल रेमेडीज, इन सब के बारे में बताया गया है। शशि देशपांडे की और भी काफ़ी क्रिएशंस हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो खैर सेकेंड ग्रेड आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिहाज से इतना मैटर काफ़ी बनता है शशि देशपांडे के बारे में। इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नेम हमें पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तो इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या अगर आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो धन्यवाद, आभार।